नमस्कार, सेहत की क्यारी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं भावना भसीन। आपने कभी बरगद का पेड़ देखा है? बहुत बड़ा, घना, हरा भरा, जिसकी जड़ें अंदर तक होती हैं और उसका तना जो है वो नीचे जड़ों को नीचे इस तरह से पकड़ता है जैसे लगता है वो उसको अपने गले लगा रहा हो। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए कि इतना विशालकाय बरगद का जो पेड़ है वो एक छोटे से बीज से बना है। जी हाँ, एक छोटे से बीज से एक घना पेड़ बना है। ऐसा पेड़ जो पतझड़ में भी कभी नहीं सूखता, जिसके पत्ते नहीं झड़ते। ऐसी ही एक शख्सियत से हम आपको आज मिलवाने वाले हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उनका मुकाम एक बरगद की पेड़ की तरह है। आइए हम बात करते हैं पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सेहत की क्यारी में जी। आज हम आपसे जैविक खेती के बारे में बात करना चाह रहे हैं। आखिर ये ऑर्गेनिक है क्या? देखिए, एक तो पहली बात कि आपने जिस सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया है, मैं उसके लिए आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। और उस श्रेष्ठता को, क्योंकि वो श्रेष्ठता सभी के लिए है, इसलिए स्वीकार करते हुए इस बात की जिम्मेदारी पूर्वक मैं आपके साथ इस बात का उत्तर भी देना चाहता हूँ कि जो जैविक खेती के बारे में आपने पूछा है कि जैविक खेती है क्या, वास्तविकता तो ये है कि प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना ही जैविक खेती है। इसका सरलता में उत्तर यही है और ये स्वीकारने योग्य भी है, क्योंकि मनुष्य यदि जीना चाहता है तो स्वस्थ रहना उसकी एक कामना है। और वो कामना जो पूरी होगी, शुद्ध भोजन, हवा, पानी, पर्यावरण, तो वो धरती पर ही होगी। तो धरती के साथ जीने की व्यवस्था को यदि आदमी समझकर कर ले तो खेती में जो ये संकट सामने आए हैं, ताकि ये बात सोचने पर हम लोग मजबूर हुए हैं, उसका सीधा सा रास्ता है। तो आदमी को अंत में मैं यही कहूँगा कि परिभाषा के रूप में खेती जो है प्रकृति की व्यवस्था को समझकर ही होगी। हम लोग शहरों में रहते हैं जी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की प्रामाणिकता क्या है। उसके लिए एक बात को ध्यान देना होगा कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में अभी बहुत दूरी है। और इस दूरी का एक बड़ा कारण ये रहा कि जब से दुनिया में बाज़ारवाद शुरू हुआ, जिसको हम पूंजीवाद कहें, व्यापारवाद कहें, उसका मूल मंत्र यही रहा कि उत्पादक से लेकर उपभोक्ता के बीच में जितना भी मुनाफा कमाया जा सकता है उतना कमाया जाए। तो उसका कोई आधार तय नहीं हुआ। इस प्रकार दूरी बढ़ती गई। तो आज यदि कोई चीज़, अच्छी चीज़ किसान पैदा करता है और सीधे वो कंज्यूमर तक जाती है, उपभोक्ता तक जाती है, तो उपभोक्ता कैसे पहचाने कि किसके द्वारा ये चीज़ पैदा हुई है? क्योंकि उसके बीच में तो मंडी है और बहुत बड़ा तंत्र है। लेकिन जैविक खेती में ये बहुत आसान हो गया है। अच्छा। वो कैसे आसान हुआ कि जैविक खेती के 4 घटक हैं। एक घटक है कि जब हम उत्पादन के बारे में सोचते हैं तो सही उत्पादन करने के लिए भी अब एक प्रमाणीकरण प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम उत्पादन को सही ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। वो प्रमाणीकरण प्रोसेस में क्या होता है कि प्रमाणीकरण प्रोसेस में हम अपने खेती के सभी कार्यों का विवरण एक सूचना के माध्यम से किसी तंत्र में डाल देते हैं, जैसे जिसको हम जैसे आज की भाषा में पोर्टल बोलते हैं। तो जैविक खेती को प्रमाणित करने के लिए जो पोर्टल है, उस पर जब हम अपनी सारी सूचना डालते हैं तो उसमें उस किसान के सर्टिफिकेशन का एक मानक सुनिश्चित हो जाता है। अच्छा। उस किसान को एक कोड नंबर मिल जाता है। वो समूह के रूप में भी मिल सकता है, व्यक्तिगत भी मिल सकता है। अच्छा। तो इस प्रकार से जब भी कोई सामान, अब उत्पादन के बाद, प्रोसेसिंग के बाद कोई सामान कंज्यूमर को बेचा जाता है, तो अब ये पैकेट पर अनिवार्य हो गया है कि आप उस किसान का कोड भी डालेंगे कि ये इस चीज़ को पैदा किसने किया है। तो एक तो ये बात ठीक हो गई। दूसरी बात कि यदि किसी ने कोई सामान आपके पास, उत्पादित सामान प्रोसेस होने के बाद पहुंचा है, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने FSSAI ऑर्गेनिक के नाम से एक अलग तंत्र बनाया गया है, जिसके द्वारा अब कंज्यूमर आसानी से पहचान सकता है कि ये किस किसान के यहाँ पैदा हुआ और किस इकाई के द्वारा ये प्रोसेस हुआ
और उसके लिए जैविक भारत करके उसका लोगो भी वो पैकेट पर लगा हुआ देख सकते हैं। तो जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में पीजीएस सिस्टम या एनपीओपी सिस्टम, उसी प्रकार से प्रोसेसिंग के लिए जैविक भारत एक संकेत है। और इसके आधार पर, पैकेट के आधार पर भी ये तय किया जा सकता है कि अब कंज्यूमर आसानी से पहचान सकता है कि ये जैविक उत्पाद क्लियर है और सही है। अब जैसे जो कीड़े लगते हैं सब्जियों में, हाँ, ज़मीनी कीड़े होते हैं, बिल्कुल, और बाहर ऊपर से जो आते हैं, जैसे टिड्डियाँ आ गई या कुछ भी आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका भाई वैसे तो वो लोग कुछ कीटनाशक डाल के उनको मार देते हैं, तो हम इसमें कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, यहाँ पर मारने की क्रिया नहीं है, यहाँ नियंत्रण की क्रिया है। अच्छा। जैसे उपचार में, चिकित्सा उपचार में एक क्रिया पोषण भी है कि यदि किसी पौधे का भोजन ठीक पर्याप्त मात्रा में उसे मिल जाता है और उसके रहने का और जीने का तंत्र भी पूरा उसको मिल जाता है, तो उस पर कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता है। जैसे समय से लगाया जाना, सही दूरी पर लगाया जाना, किस फसल के साथ किसको लगाया जाना, तो एक तो नियंत्रण प्रकृति का जो है वो विविधता में है। ये किसानों को समझने की ज़रूरत है। इसके बाद भी कई बार ऐसे होते हैं कि मौसम बदलते हुए कुछ कीड़े बाहर से आ जाते हैं। कोई फसल पूरे क्षेत्र में थी और उसमें से कोई कीड़ा आपके खेत में आ गया, कोई कीड़ा उड़कर भी आ सकता है, जैसे टिड्डी आ जाती है। तो ये एक तो नुकसानदायक चीज़ तो है, लेकिन इनके भी हटाने का जो तरीका है, ये कहीं ना कहीं भी आप देखेंगे कि प्रकृति में पदार्थ अवस्था जब काम करती है तो इसमें कुछ क्रियाएं हमको सामने आती हैं। जैसे अभी आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ जानवर बोल रहे हैं, हाँ जी, कुछ आवाज़ें हमको आ रही हैं, और कई बार कहीं पौधे हिलते हैं तो उनमें से कोई गंध भी आती है। हाँ जी। तो ताप, दाब, गंध, नमी, प्रकाश, इन सब के कारण इनका एक नियंत्रण बना रहता है। कई बार क्या हुआ कि हमने सिंचाई गलत समय पर कर दी तो कीड़े बीमारी आ गई, तो हमको इसके लिए सिंचाई को समझना होगा। कई बार हमने बीज गलत ले लिया जिसके साथ कीड़े आ गए, तो हमको बीज को समझना होगा। मूल रूप में मेरा आशय कहने का ये है कि प्रकृति में बीमारी नहीं है, बीमारियां हमारे क्रियाकलापों की देन है। तो हम यदि पहली स्थिति में समझ कर चलेंगे तो बीमारियां कम हो जाएंगी, और यदि आंशिक रूप से कोई बीमारी आती भी है तो उसको आप किन्हीं पौधों के रस की गंध के द्वारा दूर कर सकते हो। जैसे नीम का तेल है, पशुओं का पेशाब है, उसके साथ में कुछ ऐसे पत्तियां हैं जिनसे तीव्र गंध निकलती है, कड़वी गंध निकलती है। लहसुन है जिसमें तीखापन है, मिर्च में तीखापन है, और हल्की हरेपन पर तंबाकू पत्ती, थोड़ा जब वो तंबाकू में जाती है तो ज़्यादा तीखी हो जाती है, आँखा ज़्यादा तीखा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा तीखा करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बहुत सारे कीड़े केवल गंध बदलने भर से भाग जाते हैं या हट जाते हैं, तो हमको उनको हटाना है, भगाना है, मारना नहीं है। क्योंकि मारने से जो तंत्र विकसित होता है वो बहुत ही प्रतिरोधी होता है। तो ये नियंत्रण क्रिया है। ये जैविक खेती में ये बहुत सावधानी का विषय है। आपका सवाल बहुत सुंदर है, क्योंकि कीड़े बीमारियां आज के परिवेश में देख रहे हैं तो बराबर बने हुए हैं खेतों में। तो उसको हटाने का तरीका ये है कि वो किसान सही तरीके से खेत के पोषण की बात करे पहले, पोषण के बाद में फसलों को सही दूरी पर लगाए, कई फसलों को साथ साथ लगाए, समय से लगाए, और उसके आधार पर क्या होगा कि वो धीरे धीरे देखेगा मेरे खेत में रोग कम है। यदि फिर भी है तो उसके लिए कुछ छोटा मोटा दवाई बनाए। अब जैसे मैंने सोचा कि मैंने खेती करनी है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीज कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से मिले हमें। अब लोगों को लगता है हाइब्रिड लें, देसी लें, सीधा किसानों से लें, मतलब कन्फ्यूज़न तो है ही ना हर जगह। देखिए, कन्फ्यूजन तो जैविक खेती के नाम पर पूरा है। हाँ जी। जिस क्षेत्र में जाओगे वहाँ मिथक भरे पड़े हैं। हाँ जी। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन जैविक खेती में बीजों के बारे में जो जानकारी लेनी है और जो स्रोत भी पता करने हैं, उसका आधार तो प्रकृति है। तो किसानों को ये तय करना होगा कि अब वो बार बार नए नए बीज बदलने के शौक़ को छोड़ना होगा उनको, और उनको ध्यान देना होगा कि बाज़ार की मांग और प्रकृति के साथ उनके प्रतिरोधी क्षमता के साथ उगने का, उत्पादन देने का जो नियम है वो समझना होगा। तो बीजों का भी संकट नहीं है, सब्जियों के बीज उपलब्ध हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान और ऐसे बहुत सारे अनुसंधान के लोग हैं, वैज्ञानिक भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं,
जो लोग अभी भी देसी बीजों पर काम कर रहे हैं, सब्जियों के बीजों पर काम कर रहे हैं, ये कहानी बिल्कुल इस पर लागू होती है, जहाँ जहाँ वहाँ रहा। यदि हम बीजों को शिकायत बनाकर काम छोड़ेंगे तो आप शिकायत बनाते रहिए, हमको नहीं करना है तो कोई ना कोई बहाना भरते रहेंगे, वरना धरती पर जब भी आप चाहेंगे बीज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जड़ी बूटियों के बीज भारत में बहुत ज़्यादा हैं, दाल मसालों के बीज यहाँ पर हैं ही, और यहाँ पर सब्जियों के बीज हैं ही। छोटा मोटा परिवर्तन कहीं किसी एक वैरायटी को 2 वैरायटियों को लेकर हुआ है तो उससे कोई बीजों का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जैसे लोग एक चीज़ को लेकर बहुत दौड़ते हैं, वो काम नहीं करना है। अब इस सवाल का एक दूसरा सवाल है कि कौन से बीज जैविक में प्रमाणित माने जाएं। हाँ जी। तो इसके लिए एक उत्तर ये आता है कि जिस बीज की परंपरा है वही प्रमाणित है, क्योंकि प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट आदमी नहीं दे सकता, कंपनी नहीं दे सकती। प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट तो प्रकृति ही देगी। तो जहाँ पर जिस स्थान पर जिस बीज की जो परंपरा बन जाती है, अर्थात मैंने उस पौधे को लगाया और उस पौधे पर कोई रोग नहीं हुआ, उससे मुझे सही उत्पादन मिला, इससे बढ़िया बीज और क्या होगा। अब बीज को पुनः कैसे बनाया जाए, ये तीसरा सवाल है। इसको बनाने का तरीका ये है कि प्रकृति में चयन विधि के द्वारा अपने आप ही अनुसंधान होता रहता है और उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए नई नई प्रजातियां विकसित होती रहती हैं आवश्यकता के अनुसार। तो क्या करें हम, प्रकृति में जब हम देखते हैं कि 100 पौधे लगाते हैं तो 100 पौधे में कहीं ना कहीं 10 पौधे हमको बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इसको चयन विधि बोलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। तो हम चयन विधि के द्वारा अच्छे बीज को खेत में ही तैयार करें, उसको कोई संकेत दे दें, धागे से बांध दें और उनको अलग निकाल कर बीज के तैयारी के रूप में रखें। बीज को संरक्षण का भी बहुत आसान तरीका है कि बीज को सुखाएं धूप में अच्छे तरीके से, और जब उसकी नमी को जांच लें कि नमी नहीं है, उसकी पहचान ये भी है कि हम दांतों से दबाते हैं तो वो कटक की आवाज़ से टूटता है। अच्छा। ऐसी स्थिति को आम भाषा में, अब पहले मशीन किनके पास थी, हमारे पूर्वज, हमारे परिवार में तो हज़ारों साल से पता नहीं कब से बीजों का संरक्षण होता आया है। तो वहाँ कौन सी मशीन थी मॉइस्चर टेस्टर के रूप में, वो हमारे दांत का एक प्रेशर है, हम पहचान लेते हैं कि इसमें नमी नहीं है और ये अभी नमी को लिए हुए है कि नहीं लिए हुए है। उस स्थिति में धूप में सुखाकर अच्छे तरीके से उनका संरक्षण करते रहें, 1-2 बार साल भर उसको देखते रहें तो बीज संरक्षित हो जाते हैं। अच्छा। अब सवाल आता है कि व्यापारिक विधि से हम बड़ा काम कैसे करेंगे जी। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि व्यापारिक विधि करनी क्यों है। यदि 100 लोगों को कहीं जैविक उत्पादन करना है तो 100 लोग अपने घर में बीज नहीं रख सकते, 100 लोग अपने आपस में बीजों का लेन देन नहीं कर सकते। और फिर हमारे जो कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी भी इसमें निश्चित भूमिका है। और जब लोग उनसे देसी बीज मांगेंगे और देसी बीजों की मांग बढ़ेगी और देसी बीजों की उपयोगिता सामने आएगी तो अनुसंधान केंद्र भी अपना नज़रिया बदलेंगे। वहाँ किसको आपत्ति है। देखिए, हर जगह भ्रम की वजह से भय है। वैज्ञानिक को लगता है कि कहीं उत्पादन ना गिर जाए, किसान को लगता है कि मेरी आमदनी कैसे बढ़ेगी, सरकार को लगता है कि कुछ नई समस्या ना खड़ा हो जाए। तो आधार से वो ना बीज की कोई बात है, समस्या नहीं है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का भ्रम है। अब ये तो बात हुई हमारे किसानों की, जो हम कस्टमर हैं, हाँ। मतलब जो एक्चुअल कस्टमर हैं, उनके मन में भी वो जो भय और भ्रम की बात आप कर रहे हैं, उनके मन में भी ये भ्रम है कि हम लोग जाते हैं, बड़ा महंगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले उनको लाइफ में ये सोचना कि हमें जैविक खाना अपनाना क्यों है, वो समझाना बड़ा ज़रूरी है। उनके लिए आप क्या बोलते हैं? देखिए, मैं जितना भी उनको बोलते उपभोक्ता हैं, लेकिन है तो मेरे ही परिवार। हाँ जी। मैं तो उनको अपने परिवार के रूप में देखता हूँ। 2 प्रकार के परिवार हैं, एक परिवार को उत्पादन करने का मौका मिला है और एक परिवार के पास में उत्पादन करने का मौका नहीं है। हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक। जो उत्पादक करने वाला वो अपने सामान को सारे को कंज्यूम नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, उसको तो बेचना ही है। अभी तक बेचने का जो रास्ता था वो मंडी और बाज़ार के जरिए था। हम यदि उस मंडी और बाज़ार के जरिए को बदल कर उपभोक्ता भी मिलकर 100-100, 200 की संख्या में सुनिश्चित कर लें कि किस प्रकार से हम कहाँ से इस बात को ले सकते हैं, तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, कृषि मंत्रालय, इनके बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आजकल जिसको हम दूर संचार के माध्यम की बात कह रहे हैं। हर कंज्यूमर भी इस बात को जान सकता है कि कहाँ पर कौन किसान
कौन ग्रुप ये पैदा कर रहा है। मूल बात ये आती है कि रिश्ते कैसे बने। तो रिश्ते बनने के लिए कंज्यूमर को भी ये समझना होगा कि यदि हम कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में अधिक पैसा खर्च हो भी जाए तो वो भी इससे किसान का सीधा भला कैसे होगा। तो एक मैं तो ये कहूँगा कि उत्पादक से लेकर उपभोक्ता के बीच में एक पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें कीमत निर्धारण करने का काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ये काम देश में हो गया तो बाकायदे लोगों को ये लगेगी कि ये एक छोटी पहल है और इससे इतने बड़े देश में क्या होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी भी सही बात की चिंगारी भी छोटी सी होती है और उसका प्रारंभ भी बहुत छोटा सा ही होता है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसी पहल ज़रूर करें, क्योंकि बिचौलिया जो हैं वो भी हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो भी हैं तो परिवार ही। शुद्ध भोजन, हवा, पानी सब कुछ उनको भी चाहिए, लेकिन उनके मन में अभी लाभ बैठा हुआ है और हम कह रहे हैं कि लाभ से ज़्यादा स्वास्थ्य की ज़रूरत है। तो यदि वो भी स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे तो ईमानदारी से अपनी मेहनत का हिस्सा हर व्यक्ति उत्पादन से और उपभोक्ता तक लेने में समर्थ है। अच्छा, एक ना बड़ा कंफ्यूजन एक और है, एक तो सर्टिफिकेशन को लेके कि वो कह रहे हैं जी मैं कई किसानों से मिली, वो बोल रहे हैं जी हम जैविक खेती करते हैं पर हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। हाँ। कि हम सर्टिफिकेशन कैसे लेकर आएँ, तो उनके लिए क्या किस तरह से हो सकता है? देखिए, सर्टिफिकेशन के लिए भारत सरकार में, जो मैं वर्तमान भारत सरकार की बात करूंगा, और मैं इसके लिए आदरणीय मोदी जी को बहुत ज़्यादा साधुवाद करता हूं। उनका सम्मान ये है कि जब सरकार आई और ये मुद्दे सामने रखे गए कि जैविक प्रमाणीकरण किसानों के लिए क्या किया जा सकता है, तो ये बहुत सारी आवाज़ें उठी। मैं यहाँ सभी के लिए बताना चाहूँगा, ये कंज्यूमर को भी समझने की ज़रूरत है और उत्पादक को भी। हमारे देश में जैविक प्रमाणीकरण के 2 मानक हैं। एक मानक है कि जब हम अपना सामान अपने ही देश में बेच सकते हैं, और उसके लिए हमको कौन सा मानक अपनाना होगा और उसका तरीका क्या होगा। दूसरा है कि जब हमको अपना सामान कहीं विदेश में भेजना है तो उसका मानक क्या होगा। लेकिन इन दोनों मानकों के बीच में जो प्रक्रिया है वो बहुत सुंदर है। प्रक्रिया ये है कि किसी भी चीज़ को यदि हम सत्य घोषित करना चाहते हैं, सही घोषित करना चाहते हैं, तो उसके घोषणा पत्र में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 3 बातों को ध्यान रखा गया। नंबर 1 कि जो निरीक्षण की प्रक्रिया है उसको कौन पूरा करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा कि मैंने देखा है कि ये बात ठीक है। दूसरी बात ये थी कि यदि उसके लिए कुछ लिखना पढ़ना पड़ेगा, कुछ लेखा तैयार करना होगा, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और तीसरी बात ये थी कि जो सर्टिफिकेट की जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कौन लेगा। चूँकि एक बड़ा टिपिकल सवाल है, ज़मीन गलती नहीं करती, गलती तो आदमी करता है, और आदमी गलती करे और उसको मैं सर्टिफिकेट के ज़रिए रोक दूं, ऐसा अभी संभव नहीं है। तो फिर क्या किया जाए। फिर एक ऐसा शर्तनामा तैयार किया गया कि जिसके आधार पर पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम में किसानों को ही एक्रीडिटेशन की जिम्मेदारी दी गई। किसान खुद ही इंस्पेक्टर बने, खुद ही अपना लेखा तैयार करें, और सर्टिफिकेट की अथॉरिटी का मतलब जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी लें, ताकि हम घोषणापूर्वक कह रहे हैं कि हमने जो काम किया है ये इसके मानक भी सही है, इसकी गुणवत्ता भी सही है। भारत में किसानों तक ये सूचना पहुंचने में अभी देर लगी है, लेकिन मैं इसके लिए राजतंत्र को भी, कृषि तंत्र को भी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक खेती की बात अभी केवल देश में इनपुट के आधार पर कही जा रही है। कोई उसको गाय से जोड़ देता है, नक्षत्र से जोड़ देता है, कोई उसको मंत्र से जोड़ देता है। ये बात छोटी है। असली बात यह है कि उत्पादन से लेकर उपभोक्ता के बीच में जो बहुत सारी भ्रम है, जो किसानों तक सूचना जाने की ज़रूरत थी, वो कैसे जाए, इसकी ज़रूरत है। और आपने ये सवाल उठाया है तो मुझे इसका उत्तर देने में बहुत खुशी इस बात की है कि ये बात पूरी किसानों तक कैसे पहुँचे कि अब किसानों को कोई फीस नहीं देनी है। अच्छा। किसानों को कहीं एप्लीकेशन नहीं देनी है। किसानों के बच्चे मोबाइल पर PGS इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पोर्टल को खोलकर अपना फार्म लोड कर सकते हैं। सामूहिक क्रिया के रूप में अपना सर्टिफिकेट जब चाहे निकाल सकते हैं। उनको इसके लिए इस प्रक्रिया को पूरा समझने की ज़रूरत है। और भारत सरकार ने कुछ रीजनल काउंसिल बनाई हुई हैं जिनकी जिम्मेदारी है
कि जो समूह किसानों के खड़े होंगे उनको पहले किस तरीके से इस प्रक्रिया को समझाया जाए। अच्छा। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की वेबसाइट पर जाकर, कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर इस तरीके की बहुत सारे कार्यक्रम हैं कि जिनको किसान भाई आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई सर्टिफिकेशन की, ये प्रोसेस बड़ा आसान कर दिया गवर्नमेंट ने। हाँ। लेकिन इसके साथ ये है कि लोग कहते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनिक फसल करें, मंडी में लेके जाएं, तो मंडी में उसका कोई अलग से काउंटर नहीं बना हुआ कि यहाँ पे एक नॉर्मल फसल हमारा उसका सामान प्रोडक्ट जा रहा है, एक तरफ हमारा ऑर्गेनिक जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें? कहते हैं हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें बेचना तो उसके अंदर ही पड़ता है। देखिए, अभी तक किसानों की समस्या जायज़ थी जी, क्योंकि उत्पादन तो हमने कर लिया और बहुत अच्छा उत्पादन किया, और यदि हम उसको मंडी में लेकर जाते हैं तो हमारा रास्ता तो फिर भी गलत है। जाना तो कंज्यूमर तक ही चाहिए, जहां हमको सही दाम मिल जाए, उनको सही सामान मिले और हमको सही दाम मिले। लेकिन भारत सरकार ने दोबारा इस कोरोना संकट काल के दौरान कुछ नए संशोधन जो किए हैं बाज़ार नियमों को लेकर, तो बाज़ार अधिनियम में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को जो सम्मान मिला है और जो रास्ते खुले हैं, ये किसान भाइयों को समझने की आवश्यकता है। अब कोई भी किसान भाई सामूहिक रूप में व्यक्तिगत तरीके से इस प्रक्रिया से गुजर सकता है। वो अपने सामान को जहाँ चाहें वहाँ बेच सकते हैं। मंडी अधिनियम संशोधन प्रणाली को ठीक ढंग से किसान समझें और सरकार का भी फर्ज बनता है कि ये बात किसानों तक पहुँचे, क्योंकि अब बिचौलियों के द्वारा शोषण का रास्ता बंद है। लेकिन यदि तुम्हारे मन में अपने जगाने का और अपने को खुद को ऊंचा उठाने का कोई रास्ता नहीं खुलता है तो शोषण करने वाला तो फिर कोई नया रास्ता निकालेगा। तो शोषण करने वालों के रास्ते बंद करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम शोषण ना हो इसकी जिम्मेदारी ले लें। तो हमारे देश में अगर दुनिया भर की बात की जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का 30% जो हिस्सा है वो सिर्फ भारत में होता है। 30%। साउथ में तो ये काफ़ी फेमस है, लोगों ने इसको अपनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ अवेयरनेस इतनी नहीं है, लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और जानना भी नहीं चाहते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि एक कंज्यूमर को किसान तक लेकर आएँ, किसानों की समस्या हम सामने रखें, गवर्नमेंट के सामने भी रखें, ताकि वो एक रास्ता निकाल सकें। जैसा भारत भूषण जी ने बोला कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो आइए हम सब मिलकर सेहत की क्यारी के ज़रिए हम एक नई राह निकालते हैं और इन लोगों से जुड़ते हैं, अनुभवों का ज्ञान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते रहिए सेहत की क्यारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः।